Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9 chapter 2 part 2 is matter around us pure line by line explanation. So welcome to a new session for class 9 for the science of other classes also you can check out in this channel. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So this is the second part of the chapter is matter around us pure. We already have covered our first part. This is the second part. In first part we discussed about the types of mixture and also we discussed further the three types of mixture, that is solution, suspension and colloidal solution. So in solution we are continuing. Today we are going to start about the concentration of a solution. In activity 2.2 we observed that ग्रुप ए एंड ग्रुप बी obtained डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस. जैसे हमने देखा ग्रुप ए में हमने डाला था 1 स्पैटुला ऑफ कपर सल्फेट और ग्रुप बी में हमने डाला था 2 स्पैटुला. तो फिर इसी हिसाब से ग्रुप ए और ग्रुप बी का कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग होगा. आपको लग रहा होगा कंसंट्रेशन ये वर्ड तो न्यू है, ये है क्या? तो फिर मोटा मोटा आप समझ लीजिए कंसंट्रेशन होता है जैसे गाढ़ापन या फिर पतलापन. जैसे एक गिलास में अपने 2 स्पून ऑफ शुगर डाला वो ज़्यादा गाढ़ा होगा इन कंपैरिजन टू एक गिलास में आपने 1 स्पून ऑफ शुगर डाला. ठीक है, तो फिर जो 1 स्पून शुगर डाला इसे हम कहेंगे कि डाइल्यूट और जो 2 स्पून शुगर डाला इसे हम कहेंगे कि कंसनट्रेटेड. नॉट एग्जैक्टली कंसनट्रेटेड बट इन कंपैरिजन टू 1 चम्मच वाला तो फिर it is somewhat concentrated. Actually the dilute and concentrated these are relative terms, comparative terms. Okay. Proportion of the solute and the solvent can be varied. तो फिर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन है ये सब वेरी कर सकता है. यानी कि हम एक गिलास में कहीं 1 चम्मच सॉल्यूट दे सकते हैं या फिर 2 चम्मच सॉल्यूट दे सकते हैं. तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सपोज हमने कम से कम मात्रा में सॉल्यूट दिया ये हो जाएगा हमारा डाइल्यूट और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में दिया ये हो गया कंसंट्रेटेड. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है ये तो आगे जाकर हम डिटेल में ही पढ़ेंगे. Dilute and concentrated are comparative terms. In activity 2.2, solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. Activity 2.3. तो activity 2.3 में हमने लिया 50 ml of water. इसमें हमको एक में ऐड करना है 1 बीकर में ऐड करना है हमको सॉल्ट और फिर दूसरे बीकर में हमको ऐड करना है या तो शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड. ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा when no more solute can be dissolved heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो फिर हम क्या किए सॉल्यूट ऐड करते चले फिर जब आगे और सॉल्यूट डिजल्व नहीं हो पाया फिर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया. कितना? सपोज उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो हमने उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया. 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन. और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर हम सॉल्ट और ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा वो तो आसानी से डिजल्व हो जाएगा जो कि पहले डिजल्व नहीं होता था. इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका डिजल्विंग कैपेसिटी और भी बढ़ जाता है. Is the amount of salt and sugar to barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? अगर एक गिवन टेम्परेचर में अगर सॉल्ट और शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड इसके डिजल्विंग कैपेसिटी देखा जाए तो क्या तीनों का सेम होगा? सॉल्ट का शुगर का बेरियम क्लोराइड से अलग अलग होगा. सपोज 1 ग्लास ऑफ वाटर में का डिजल्विंग कैपेसिटी ऑफ शुगर है 5 चम्मच तो कहीं सॉल्ट है 5 चम्मच तो शुगर के लिए शायद होगा 10 चम्मच. इसे अलग अलग होगा यानी कि वाटर में डिफरेंट सॉल्यूट का डिजल्विंग कैपेसिटी डिफरेंट है. और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम देखें तो अगर टेम्परेचर फिर बढ़ाने लगे तो फिर वो डिजल्विंग कैपेसिटी और भी अलग हो जाएगा. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated solution. किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम एक सॉल्यूशन में
जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट, यानी कि जैसे वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी हम मिलाए तो उसी को कहते हैं, उसका वही कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिला सके मिलाए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन, वो बन जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है डेफिनेशन देखें तो फिर नेक्स्ट जो आ रहा है ग्रीन कलर में अंडरलाइन है, हाईलाइटेड है, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या है वो डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर और ज़्यादा सोल्यूट हम डिजॉल्व नहीं कर सकते तो फिर उससे कहा जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज एक गिलास पानी में हम 5 चम्मच से ज़्यादा सॉल्ट नहीं डिजॉल्व कर सकते, अगर हम 6 चम्मच सॉल्ट अगर दे देंगे तो 6 नंबर वाला सॉल्ट जो है वही 1 चम्मच हमारा डिजॉल्व नहीं करेगा और बाहर की बाहर ही रह जाएगा। तो फिर इससे हमें पता चलेगा कि उसका डिजॉल्विंग कैपेसिटी 5 चम्मच है और वो बन जाएगा एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। और एक ऐसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सोल्यूट है उसको उसी सोल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। जैसे एक गिलास में अगर 5 चम्मच सॉल्ट डिजॉल्व है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी हो गया 5 चम्मच। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, it is called an unsaturated solution. Solution से opposite saturated solution और unsaturated solution, ये 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है। तो फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो अपोजिट है वो हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि सैचुरेटेड में हम और ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकती है ना, तो फिर अनसैचुरेटेड कौन सा होगा, अगर हम और ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं तो फिर वो हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड, यानी कि उसका पेट नहीं भरा है, वो और भी खा सकता है, ठीक है, वो हो गया अनसैचुरेटेड, यानी कि डिससेटिस्फाई, इसका पेट नहीं भरा हुआ है। In what would happen if you were to take a saturated solution at a given certain temperature and cool it slowly? अगर एक saturated solution को आप ले और उसको अगर कूल कर ले तो क्या होगा। अब देखे होंगे कि गुलाब जामुन बनने के बाद एक शादी में गुलाब जामुन बड़े बड़े पॉट में बनता है, तो फिर वो बनने के बाद जब गुलाब जामुन ख़त्म हो जाता है वो तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर होता है, बहुत गाढ़ा होता है ना। चाय बनाने के लिए आप जितना चीनी देते हैं, गुलाब जामुन बनाने के लिए उसका जो सिरप होता है उसमें तो कहीं ज़्यादा चीनी लगता है, वो लगभग सेचुरेटेड सॉल्यूशन के टाइप ऑफ आएगा। तो फिर उसको छोड़ दिया जाए बहुत दिन तक तो क्या होगा, जैसे क्रिस्टल टाइप ऑफ हो जाता है ना। वी कैन इन्फर दैट फ्रॉम द अबव एक्टिविटी different substances in a given solvent have different solubility or at the same temperature। तो फिर ऐसे देखा जाए तो डिफरेंट सब्सटेंस का solubility अलग अलग होगा एक सेम टेम्परेचर भी अगर हमने लिया तो। द concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of mass of volume of solution। तो फिर इसी हिसाब से कंसंट्रेशन का डेफिनेशन अगर हमको बोला जाए तो ये क्या होगा, ये आगे जाकर हमको 3 प्रकार से है। तो फिर द अमाउंट ऑफ solute present in a amount of solution। तो फिर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन लिया जाए, अगर हम परसेंटेज ले तो क्या करते हैं 100 में इसको हम इंटू करते हैं, ठीक है। तो फिर 100 में इंटू करने से हमको परसेंटेज मिलता है। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और फिर आगे और 2 प्रकार का है हमारे अगले पेज में। जैसे सेकंड टाइप ऑफ क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन निकाला जाए तो वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसका मतलब है जैसे 5 ग्राम ऑफ आपने शुगर ले लिया और 1 लीटर ऑफ वाटर नहीं लिया, 1 लीटर ऑफ शुगर वाटर लिया, यानी कि सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट नहीं बोला है, सॉल्यूशन बोला है। सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट डिजॉल्व होके है, इंटू 100।
और अगर थर्ड वाला है जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहा जाए तो परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं, इससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि हमने 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट लिया और 320 ग्राम ऑफ वाटर लिया और फिर हमने कैलकुलेट किए कि इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा। ये जो 320 ml ऑफ ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है ये है सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 320 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इसी हिसाब से मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्ट का प्लस वाटर का और वो सारे मिलकर 360 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाए तो वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसका मतलब 40 बाय 360 इंटू 100 हमारा रिजल्ट हो गया 11.1%। ओके, ये इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ खत्म हो गया इन्फॉर्मेशन। चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर जिसका नाम है सस्पेंशन। तो फिर सस्पेंशन के बारे में अगर आपको एक एग्जाम्पल जिंदगी भर याद रखना है तो वो है कि आप चक पाउडर विथ वाटर ये वाला मिक्सचर को याद रखिए। जब आप चक पाउडर मिलाएंगी एक ग्लास वाटर में, एक स्पून ऑफ चक पाउडर लेके उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, जो बनेगा उसी मिक्सचर को कहा जाएगा सस्पेंशन। तो फिर चलिए डिटेल में देखते हैं। ये एक नॉन होमोजेनस सिस्टम है। नॉन होमोजेनस मतलब जो सॉल्यूट है, जो सॉलिड पार्टिकल है उसका जो सॉलिड पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तभी तो ये नॉन होमोजेनियस है। लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन व्हिच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर इन व्हिच सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि चॉक पाउडर डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। ये डिजॉल्व तो नहीं होता तो कैसे रहता है, सस्पेंडेड होके रहता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम मतलब यानी कि पूरा एक ग्लास पानी के ऊपर से नीचे तक अगर हम एक चॉक पाउडर को घुलने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से नीचे तक ये सस्पेंडेड होके रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस में रहेगा। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। और चॉक का जो पार्टिकल्स है वो तो आप तो देख पाते हैं ना, तो फिर इट्स विजिबल टू द नेकेड आई। आइए देखते हैं उसका प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो चाहे सॉल्यूशन का हो, सस्पेंशन का हो या फिर कॉलॉइडल सॉल्यूशन का हो, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। हम प्रॉपर्टी में 4 थिंग को कंसीडर किए हैं। एक है कि वो हेटेरोजेनस है कि होमोजेनस है। ठीक है, तो फिर इसी हिसाब से सस्पेंशन हो गया हमारा हेटेरोजेनस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, इसका सॉलिड पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होके नहीं रहता है। सेकंड हो गया हमारा पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। हम खाली आंखों में देख पाते हैं, जरूरी नहीं कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे ही जाए। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। एक बीम ऑफ लाइट जैसे टॉर्च, अब इसके थ्रू टॉर्च का लाइट दिखाएं तो फिर वो पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। उसका पाथ, लाइट का पाथ जो है हमको विजिबल हो सकता है। और फिर 4th पॉइंट है अगर उसको आप सेटल होने के लिए छोड़ दें, अनडिस्टर्बली छोड़ दें, तो क्या होगा, वो सेटल हो जाएगा यानी कि उसका नीचे एक परत जम जाएगा। तो फिर ऐसे में हम सस्पेंशन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि वो अनस्टेबल है, वो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा देर नहीं है। कोई अब जो मेडिसिन खाते हैं एंटासिड वगैरह, कुछ मेडिसिन क्या होता है अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम खाने से पहले उसको बोतल को थोड़ा मेडिसिन का जो लिक्विड वाला मेडिसिन होता है उसको थोड़ा हिलाते हैं। आपको याद है? तो अगर नहीं याद है तो आगे के लिए आप ध्यान रखेंगे। कुछ मेडिसिन जैसे एंटासिड वगैरह हुआ या फिर मेडिसिन को थोड़ा हिलाते हैं, तो फिर हिलाने से क्या होगा, अगर वो सस्पेंशन है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, नहीं तो वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है और दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। अगर हम फिल्टर करें तो फिर क्या होगा, ये ऊपर में सारे हमारे फिल्टर पेपर में सारे सॉलिड पार्टिकल्स या फिर सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सेपरेटेड हो जाएगा। तो फिर अगर देखा जाए कि स्कैटर द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो सेटल हो जाएगा
सेटल होने के बाद और वो स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब जब तक सेटल नहीं होगा तो आराम से वो स्कैटर करेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं थर्ड टाइप, व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड ए कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइड और ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स of a colloid are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. अब बात से ही में समझ आया। देखो, अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जाम्पल ले लें तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी जानने के लिए आसान रहेगा और आप जिंदगी भर के लिए एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, जैसे वो है मिल्क। आप तो सुबह होते ही दूध देखते हो ना, तो फिर मिल्क जो है ये एक एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है। चलिए, अब जो बात हम बोलेंगे आपको जरूर याद रहेगा। तो फिर आपको लगता है कि मिल्क यूनिफॉर्म है, उसका पार्टिकल्स जो अंदर है वो सब यूनिफॉर्म, क्योंकि आप दूध के पार्टिकल को आप देख नहीं पाते, वो इतना स्मॉल होता है आप देख नहीं पाते, पर एक्चुअली में वो क्या होता है पता है? वो होमोजीनस नहीं होता है, वो होता है ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजिनस मिक्सचर। ये हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया हमारा मिल्क, तो फिर बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ये इतना छोटा होता है कि हमको नेकेड आई में ये दिखता ही नहीं, इसीलिए नहीं पता चलता है। बट इसका ये गुण है कि ये स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, अगर बीम ऑफ लाइट उसके अंदर से छोड़े तो फिर वो स्कैटर करता है। और इसका एक स्पेशल ये क्वालिटी है कि ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है। तो ये टिंडाल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडाल इफेक्ट। ये जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट करता है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसे कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। और ये एक साइंटिस्ट की जो कि उसको डिस्कवर किए हैं उनके नाम के हिसाब से ये पड़ा है इसका नाम। तो टिंडाल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। ये टिंडाल इफेक्ट आप अपनी ज़िंदगी में भी देखे हैं बहुत सी जगह। कपड़ा घर अगर आप कहीं पर देखे हैं तो देखेंगे कि कपड़ा क्या होता है? कपड़ा एक टाइप ऑफ हमारे रूफ होता है, मिट्टी का रूफ होता है, उसमें पार्ट बाय पार्ट कपड़ा होता है। तो फिर इसमें ऐसा होता है कि एक एक होल हो जाता है। ये अगर कपड़ा है तो इसमें एक एक होल हो जाता है और इसी होल से होकर हमारे लाइट आता है, बीम ऑफ लाइट आता है। तो फिर ये जो है इसको भी टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। ये स्मॉल होल के थ्रू आता है, तभी हमको उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। तो फिर वो पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स है डस्ट और स्मोक, जो हमारी एयर में ऑलरेडी है पर हमको दिखता नहीं है। जब लाइट उसमें से पास करता है इट इज सीन। दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ओके, तो ये है हमारा टॉर्च, उसी से लाइट गया, उसी हिसाब से ये स्कैटर बीम ऑफ लाइट। चलिए अगले पेज में हमारे और एक टिंडाल इफेक्ट की एक एग्जांपल है। देखो, ये हमारी घना जंगल कभी गए हो? शायद आप नहीं गए होंगे पर आप पढ़े जरूर हो। क्या है कि हमारी इक्वेटर में, ये हमारे इक्वेटोरियल एरिया में जो हमारी जंगल है वो बहुत घना जंगल है। वो उसका ब्रांचेस और लिप्स इतना घना होते हैं कि जैसे एक कैनपी बना लेते हैं। कैनपी मतलब एक चद्दर सा बना लेते हैं। किसका चद्दर है? कैनपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, उसका पत्ता और ब्रांचेस का एक कैनपी बना लेते हैं। तो फिर उसी में से सूरज का किरणें, जो सनशाइन है, वो सनरे बहुत मुश्किल से हमारे फ्लोर को पहुंचता है। तो फिर जैसे आप फिगर में देख रहे हैं लगभग इसी हिसाब से ये पहुंचता है, रे होकर, छोटे छोटा बीम ऑफ लाइट होकर हमारे जमीन के ऊपर वो गिरता है। आखिर ऐसा कौन है वहाँ जो ये सारे लाइट को ऐसे स्कैटर कर रहा है? कुछ कोलॉइडल पार्टिकल तो जरूर होंगे, नहीं तो भला स्कैटर करने का काम और किसका हो सकता है? चलिए ढूंढते हैं कि यहाँ पर कोलॉइडल पार्टिकल कौन सा है। एक्चुअली में क्या होता है, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेंट्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फॉरेस्ट में मिस्ट होता है। मिस्ट
कौन से सीजन में होता है? विंटर में होता है ना। तो फॉरेस्ट में मिस्ट होता है और मिस्ट में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो हैं ये कॉलोइडल पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं और ये हवा में तो डिस्पर्स होके रहते ही हैं, तो फिर ये सारे बीम को स्कैटर करते हैं। अब क्लियर? नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो इसका 4 प्रॉपर्टीज है। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है, और ये टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, खाली आंखों में आप उसको नहीं देख पाते, क्योंकि मिल्क का भी आप देखेंगे तो पार्टिकल नहीं देख पाएंगे। थर्ड है ये स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग में तो ये पूरा उस्ताद है, तभी तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ये बात तो आपको और बताना ही नहीं पड़ेगा। आप कभी भी ना भूलिए टिंडल इफेक्ट कौन सा करता है? सोल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलोइडल, तो आंसर होगा कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो क्या आप अगर मिल्क को छोड़ दें क्या वो सेटल हो जाता है? नहीं हो जाता है, ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो फिर ये स्टेबल है, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो ये स्टेबल है, और अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ये सेटल नहीं होता है। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। उसका 4 नंबर पॉइंट है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द। अगर आप उसको फिल्टर करें तो ऐसा नहीं कि दूध का पार्टिकल ऊपर फिल्टर होके हमारे फिल्टर पेपर में रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पर एक बात है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में आप उसके पार्टिकल्स को, कॉलोइड के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। और सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द कॉलोइडल पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है ये हमारे लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, तो द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। तो जैसे हमारे सॉल्यूशन में होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ऐसे ही हमारे कॉलोइडल सॉल्यूशन में 2 पार्ट होता है। एक है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है हमारे डिस्पर्शन मीडियम। तो फिर जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है डिस्पर्शन मीडियम, जैसे सॉल्वेंट होता है, और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, तो डिस्पर्स्ड फेज किसे कहते हैं डिटेल में देख लेते हैं। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कॉलोइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। तो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि कम मात्रा में होते हैं, वही होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें वो घुल मिल जाते हैं। द कंपोनेंट्स इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें वो घुलते हैं, तो फिर वो हो गया हमारा जिसमें वो सस्पेंडेड होके रहते हैं, इज नोन एज द डिस्पर्शन मीडियम। और ये कॉलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। तो कॉलोइड को इसी हिसाब से आप बहुत से क्लासीफाई कर सकते हैं, बहुत से उसका टाइप्स हो जाएंगे। कैसे? उसका कि कौन सा सॉलिड में लिक्विड है कि लिक्विड में सॉलिड है। तो फिर क्योंकि ये 2 जन मिले हुए हैं, जरूरी नहीं कि सॉलिड ही मिले हुए हैं। सॉलिड में लिक्विड है, लिक्विड में गैस है, गैस में सॉलिड है, सॉलिड में गैस है। ऐसा नहीं कि सॉलिड में गैस हो गया तो गैस में सॉलिड नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे तरह तरह की बनते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बहुत अच्छी तरह, और आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप डे टू डे लाइफ में ये सब देखते हैं पर आपको पता नहीं चलता कि अरे ये सब कॉलोइडल सॉल्यूशन है बोल के। चलिए देखते हैं। तो फिर ये टेबल है, इसमें दिया गया है, ये है डिस्पर्सिंग मीडियम है और ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज है। देखिए पहले हमारा गैस में अगर लिक्विड, तो गैस में अगर लिक्विड होगा, गैस यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम जो है ज़्यादा अमाउंट में गैस होगा और उसमें लिक्विड कहाँ पर है ये आप देखे हैं, अभी हमने पढ़ा था। फॉग हुआ, मिस्ट हुआ, क्लाउड हुआ, ये क्या है? हवा में ही तो रहते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो फिर गैस में हमको सॉलिड, तो फिर ये तो लग रहा है ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है वो गैस है और उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सारे बन जाते हैं स्मोक, है ना। फिर हो गया हमारा लिक्विड में गैस। अच्छा, तो फिर लिक्विड में गैस कैसे भरा? ये हमारा एग्जाम्पल है फोम। जैसे सेविंग क्रीम जो है उसमें लिक्विड में क्या होता है? गैस भरा होता है, तभी तो इतना फोम ऐसे निकलता है। तो फिर हो गया लिक्विड में लिक्विड। अगर लिक्विड में लिक्विड मिला जाए तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड होते हैं, तो फिर वो हो गया हमारा, इसे क्या कहा जाता है? इमल्सन। ये भी आता है एग्जाम में कि लिक्विड में लिक्विड मिले उसे क्या कहा जाता है? इमल्सन। और ज़्यादातर आता है इमल्सन का, सॉल का और जेल का, ये तीनों ज़्यादा आता है। इमल्सन किसे कहते हैं? डैश प्लस डैश ऐसा दिया जाएगा। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा कि लिक्विड प्लस लिक्विड इमल्सन। फिर
सॉल्ट का ज़्यादा आता है, जेल का ज़्यादा आता है। और कभी कभी एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि ये सॉलिड में लिक्विड है कि लिक्विड में गैस है कि क्या है, उसका टाइप्स आपको डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज लिखना पड़ता है। तो फिर ये टेबल का आप हल्का में मत लीजिए। अब जरूर इसे याद रखिए। जैसे ही हमारे ये पार्ट खत्म होगा, पहले काम है आपको ये टेबल याद रखना, ठीक। तो ऐसे ही सॉलिड में अगर गैस होगा तो ये हो गया हमारा फोम, और सॉलिड में गैस होगा तो फिर ये और एक जो है प्यूमिक स्टोन, जो कि आपके बाथरूम में ज़रूर पाया जाता है। तो फिर हमने स्पेशल दिखा दिया। फिर सॉलिड में सॉलिड होता है, उसको कहते हैं सॉलिड सॉल, और वो कौन सा है, जैसे कि हमारा हो गया मिल्की ग्लास या फिर कलर्ड जेमस्टोन, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से अगर चलें तो चलिए आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो फिर ये जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कैसे करें, तो फिर अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे हमको पता है कि वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस, ये नेचुरल सब्सटेंसेस जो है ये क्या होता है, आर केमिकली नॉट केमिकली प्योर, ये केमिकली प्योर नहीं होता है। तो फिर इसीलिए अलग अलग के लिए डिफरेंट मेथड्स होता है, कौन सा प्रकार की है उसी हिसाब से कैसे उसको सेपरेट करें। डिफरेंट मेथड्स होता है to for the separation or for separation used to get individual components from a mixture। मिक्सचर से कंपोनेंट पाने के लिए, सपोज ये एक मिक्सचर है, उसी से कंपोनेंट अलग अलग करने के लिए तो अलग अलग मेथड्स होता है। तो फिर ये सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो फिर अगर मिक्सचर से हम ये कंपोनेंट को अलग कर देंगे तो फिर उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हमको पता चलेगा कि ये कंपोनेंट का इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक, अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर है यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे आपके चावल में कुछ कंकड़ आ गए तो फिर आप उसको क्या करेंगे, चावल में कंकड़ आ गए, ऐसे तो कंकड़ के साथ आप चावल नहीं बना सकते, आपको थोड़ा वो अलग करना पड़ेगा। तो कैसे अलग करेंगे, इसके लिए आप हैंड पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स इसके लिए फिजिकल, अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर है तो आप उसमें हैंड पिकिंग यूज कर सकते हैं, सीविंग यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ये तो क्लास 6 में आप पढ़े ही है। हैंड पिकिंग क्या होता है, जैसे चावल में कंकड़ है तो एक एक कंकड़ आपको चुन के अलग करना पड़ता है, हो गया हैंड पिकिंग। सपोज आप रावा का कुछ बनाने जा रहे हैं, उपमा बनाने जा रहे हैं, सूजी का कुछ उपमा बनाने जा रहे हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, वो तो हैंड पिकिंग आपसे नहीं हो पाएगा, आप क्या करेंगे, सीविंग करेंगे, यानी कि एक छन्नी लेकर उसको स्ट्रेनर में, तो ये हो गया आपकी एक छन्नी, ये हो गया आपका एक छन्नी, और इसमें आप उसको स्ट्रेन करेंगे। तो फिर क्या होगा, सारे जो हमारे कीड़े हैं ये ऊपर रह जाएंगे और सारे रावा या फिर सूजी बोलिए नीचे चले जाएंगे। ऐसे ही फिल्ट्रेशन से भी हम अलग अलग कर सकते हैं, बट यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो फिर ये सारे प्रोसीजर्स होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट लेके मिक्सचर बना है उसी को हम अलग करते हैं। तो फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स टेक्निक्स होता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.